हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल वर्ल्ड। तो आज का मेरा टॉपिक है कंपेक्शंस। कंपेक्शंस में जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आज उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चंस बोल रहा है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी कि इसमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स कैन बी कंपेक्टेड टू वेरी हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू वेरी फाइन सैंड। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ये भी सही है। कैसे सही है तो देखते हैं। अगर यानी कि कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड दोनों में वाइट्स देखा जाए तो कोर्स और फाइन में किसका वाइट सबसे ज़्यादा होता है? तो फाइन का सबसे ज़्यादा वाइट्स होता है। अब जब वाइट्स फाइन का जब ज़्यादा होगा, फाइन का वाइट्स जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि पानी उसमें उतना ही ज़्यादा लगेगा। अब जितना ज़्यादा पानी लगेगा तो क्या होगा? वहाँ पे गामा डी क्या होगा? ड्राई डेंसिटी होगा, कम होगा, यानी कि वो गामा डी कम होगा। लेकिन कोर्स में क्या है? कोर्स में वाइट्स कम है। कोर्स में क्या है? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स मेरा कोर्स में क्या है कि मेरा वाइट्स जो है वो कम है। जब वाइट्स कम होगा तो वहाँ पे OMC जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी उसमें भी पानी भी कम लगेगा। जब पानी कम लगेगा तो क्या होगा? वहाँ पे गामा डी जो होगा मेरा ड्राई डेंसिटी, वो गामा डी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का गामा डी होता है, गामा डी वो मैक्सिमम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसके? फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के गामा डी के। यानी कि मेरा पहला ऑप्शंस ए इज़ द राइट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं। टू ड्राई डेंसिटी डिक्रीज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि हम गामा डी और OMC में एक ग्राफ देखते हैं। गामा डी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में एक ग्राफ आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? जैसे जैसे हम गामा डी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे गामा डी भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम पे वो मैक्सिमम हो जाता है। उस मैक्सिमम पहुँचने के बाद से हम जैसे जैसे OMC बढ़ाएंगे यानी कि वाटर बढ़ाएंगे, गामा डी मेरा भी क्या होगा? वो डिक्रीज करने लगता है। यानी कि मेरा बी ऑप्शंस भी राइट है। ए ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। यानी कि इसमें बोला क्या है कि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब सी देखते हैं। सी क्या बोल रहे हैं? बाई कॉम्पैक्टिंग ए वेरी हाई इनफ वाटर वी कैन प्रोड्यूस सॉइल एट 100% सेचुरेशन। ये गलत है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम जब कम्पैक्ट कर रहे हैं तो हम हैमर से करते हैं। जब हम हैमर से कम्पैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम जैसे ही कम्पैक्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है? वो वाइट्स जीरो हो जाता है। लेकिन हम जैसे हैमर्स हटाते हैं वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कुछ एयर आके फिल हो जाता है। यानी कि ये 100% कम्पैक्टेड नहीं होता है। जैसे ही हम हैमर हटाते हैं वहाँ पे एयर आके कुछ ना कुछ एयर उसमें फिल हो जाता है, रहता है। इसकी वजह से मेरा क्या है कि ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो मेरा पहला का आंसर क्या बोला है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो मेरा पहला का ऑप्शन सी इज़ द राइट। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? फॉर कोहेजिव सॉइल्स विथ इंक्रीजिंग कम्पैक्टिंग एफर्ट तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? यानी कि हम जितना ज़्यादा हम हैमर का इफेक्ट बढ़ाएंगे उससे क्या होगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? मेरा डिक्रीज होगा। यानी कि हम जितना ज़्यादा एनर्जी बढ़ाते हैं वहाँ पे, जितना ज़्यादा हम हैमर्स का वेट बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो भी कम्पैक्टिंग एफर्ट होगा वो कम होगा। ठीक है, कम होगा तो उसके बाद जितना ज़्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे कम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ेगा। और बढ़ने पर क्या होगा कि मेरा जो कम्पैक्शंस है वो इंक्रीज करेगा। जब कम्पैक्शन ज़्यादा हम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वॉइड्स वहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और जब वॉइड्स कम होगा तो मेरा क्या होगा? वहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि जो पानी हमको लगेगा वहाँ पे क्या वो कम लगेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि मेरा हम जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे वहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे हम
एनर्जी बढ़ाते हैं वहाँ पे OMC मेरा क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि 2 का ऑप्शन बी इज़ द राइट। चलिए 3 क्वेश्चन देखते हैं। 3 का क्वेश्चन ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3 मेरा बोल रहा है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मतलब OMC जो होता है वो किस टेस्ट से मेरे को प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है। तो ट्राइक्सल टेस्ट ये तो हम शेयर टेस्ट में करते हैं। कंसोलिडेशन ये तो हम कंसोलिडेशन में निकालते हैं। हाइड्रोमीटर टेस्ट ये तो हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। ये देखो, यानी कि मेरा तीसरा का बी ऑप्शन इज़ द राइट। स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट ये हम करते हैं, इसको OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालने में करते हैं। तो मेरा 3 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द इफेक्टिव पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाई। तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, वो इक्वेशन होता है एलन हेजन इक्वेशन। एलन हेजन ने क्या बोला था कि परमेबिलिटी इज इक्वल टू CD10², ठीक है, CD10², यानी कि यहाँ पे ये D10 क्या होता है, यही मेरा होता है इफेक्टिव पार्टिकल ऑफ सॉइल्स या पार्टिकल ऑफ साइज, दोनों होता है, कुछ भी हो जाए, पार्टिकल ऑफ सॉइल्स बोलो, पार्टिकल ऑफ साइज बोलो, सेम है। पार्टिकल ऑफ सॉइल्स एंड कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि मेरा D10 होगा, यानी कि 4 का ऑप्शन ए इज़ द राइट। चलिए 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ मोर देन 10। अब हम पढ़े हैं कि जब मेरा CU का वैल्यू 6 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल होता है या वेल ग्रेडेड सैंड होता है। एज सिमिलर, अगर CU का वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, ग्रेवल्स होता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। जब मेरा CU 6 से बड़ा हो रहा है तब वो हम वेल ग्रेडेड सॉइल्स बोल सकते हैं। जब मेरा CU का वैल्यू 10 से बड़ा है तो क्या हम इसको भी तो वेल ग्रेडेड सॉइल्स बोल ही सकते हैं ना। जब 6 से बड़ा है तो वेल ग्रेडेड सॉइल हो रहा है, तो 10 से बड़ा हुआ तो वो भी तो वेल ग्रेडेड सॉइल ही होगा ना, वेल ग्रेडेड सॉइल्स होगा, यानी कि ऑप्शन 5 के ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट एज ए लीटर सैंड रिप्रेजेंटेड, यानी कि CU जो होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट किससे डिनोट करते हैं, तो ये होता है D60/D10, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, D60/D10, डी इज़ द 6 का डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए मेरा 7 क्वेश्चन ये पूछा है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज गिवन 1.65 ग्राम पर cc and 20.5% respectively. What is the percentage of air content of a soil at moisture content if the specific gravity of particle size is given by 2.65? यानी कि मेरे को गामा डी दे दिया है, ओके, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी दे दिया है, जी का वैल्यू दे दिया है, और मुझसे पूछ रहा है कि एयर कंटेंट हम कैसे निकालेंगे। चलिए तो एयर कंटेंट निकालने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले मेरे को पहले क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले गामा डी इज़ गिवन 1.65 ग्राम पर cc, ठीक है, ये ग्राम पर क्यूबिक में चेंज कर दिए हैं हम, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद मेरे को जी का वैल्यू दिया है 2.65, वाटर कंटेंट दिया है 20.5%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.205, ओके। अब देखो हमको गामा डब्ल्यू भी दिया है, तो गामा डब्ल्यू यूनिट वेट क्या होगा, ग्राम पर cc में क्या होगा, 1 हो जाएगा मेरा। तो चलिए हमको यहाँ से हमको एयर कंटेंट निकालना है, और एयर कंटेंट निकालना क्या होता है, एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन इज इक्वल टू 100%, यानी कि अगर हम यहाँ से सेचुरेशन निकाल देंगे तो मेरा एयर कंटेंट निकल जाएगा ना। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, एक फार्मूला गामा डी का होता है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़े हुए हैं ई एस इज इक्वल टू WG, ठीक है। अब यहाँ पे ई का वैल्यू पे हम क्या रख सकते हैं, WG/S रख सकते हैं ना,
यही हम यहाँ पे ला के पुट कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, गामा डी हो गया, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस। ओके, चलिए हम यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करते हैं। ओके, सो मेरा गामा डी का कितना दिया गया है, गामा डी 1.65 इक्वल टू जी का वैल्यू 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, वाटर कंटेंट, तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर दिए, उसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये हो गया 0.205, जी का वैल्यू 2.65 डिवाइड बाई एस। अगर हम इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा एस इक्वल टू 0.896। ओके, सो ये एस का वैल्यू निकल गया है। तो हमको एयर कॉन्डेंट क्या होता है, ए सी प्लस एस इक्वल टू 1 या 100%। ठीक है, तो हम इसको ए सी इक्वल टू एस का वैल्यू कितना है 0.896 इक्वल टू 1, तो एयर कॉन्टेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.896 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.104। ओके, और इसी को परसेंटेज में मेरे को पूछा है ना, तो परसेंटेज में चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा 10.4%। यानी कि मेरा ऑप्शंस क्या होगा 7 का ऑप्शन ए इज़ द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सब ग्रेड एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन विल द क्ले और सैंडी। यानी कि क्ले और सैंडी के लिए हम कौन से रोलर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोलर को कौन कौन सा मेरे पास रोलर होता है और उसका क्या क्या यूजेस करते हैं और किस किस सॉइल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरा कम्पेक्शंस के कुछ मेथड कौन कौन से हैं। तो कम्पेक्शंस के मेरा मेथड है, पहला होता है रैमर्स। रैमर्स या टेम्पर। ओके, ये किसके लिए करते हैं, तो हम ये इसको सभी सॉइल्स के लिए करते हैं, ऑल सॉइल्स। और ये किसके लिए होता है ऑल सॉइल्स में, ये किसके क्या निकालने के लिए करते हैं, तो इसको हम कॉन्फाइंड एरिया इससे हम करते हैं, कन्फाइंड एरिया। ओके, जैसे हम लोग रिटेनिंग वाल, बेसमेंट वाल, के लिए हम लोग रैमर और टेम्पर्स का यूज करते हैं। चलिए मेरा सेकंड क्या है, स्मूथ विल्ड। ओके, स्मूथ ये किसके लिए करते हैं, तो रॉक्स के लिए करते हैं, क्रश्ड रॉक्स। स्मूथ व्हील्स जो होता है वो क्रश्ड रॉक्स को करते हैं। ग्रेबल्स में करते हैं इसको यूज़, ग्रेबल्स के लिए, सैंड के लिए, और ये जनरली ये यूजेज होता है स्मूथ व्हील रोड बनाने के लिए। ठीक है, और ये कोर्स ग्रेंड ग्रेबल हो गया, कोर्स ग्रेंड सैंड हो गया, रॉक्स हो गया, इसके लिए हम लोग स्मूथ व्हील का यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, मेरा थर्ड होता है न्यूमेटिक रोलर। ओके, न्यूमेटिक रोलर क्या होता है, यूज्ड फॉर सैंड, सिल्टी क्ले। ओके, किसके लिए करते हैं, तो सैंड, सिल्टी क्ले। ओके, और ये कहाँ पे होता है, तो इसको बेस और सब बेस निकालने के लिए करते हैं, बेस या सब बेस। ओके, बेस और सब बेस के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो न्यूमेटिक रोलर्स। और कौन किस किस सॉइल्स के लिए होता है, ये सैंड्स के लिए होता है, सिल्टी के लिए होता है और क्ले के लिए होता है। ओके, चलिए एक और आता है मेरे को सिप फुट आता है, ये किसके लिए करते हैं हम लोग, सिप फुट।
सी फुट होता है क्ले सॉइल्स के लिए, ठीक है, क्ले सॉइल्स के लिए। और यहाँ पे कोर्स ग्रेन, और अगर सी फुट है तो क्ले और सॉइल्स पे ही यूज होगा उसका, ठीक है। ये हमारा कंपेक्शंस होगा। और ये इससे क्या होता है, इससे हम लोग यूज कहाँ करते हैं इसका, तो हम लोग इसका यूज करते हैं अर्थन डैम में, ठीक है, यानी कि कोर्स ऑफ अर्थन डैम। अर्थन डैम हम जो बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो कंपेक्ट करते हैं वहाँ पे क्ले सॉइल्स, वो भी क्ले सॉइल्स के लिए, तो वहाँ पे हम लोग सिप फुट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरा लास्ट बचा वाइब्रेटरी रोलर। ओके, वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए करते हैं, वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए करते हैं, तो हम लोग ये सैंड के लिए करते हैं। और इससे क्या बनाते हैं, ये किस पे करते हैं, तो एम्बैकमेंट के लिए करते हैं। यूजेज मतलब एम्बैकमेंट के लिए, ओके, एम्बैकमेंट के लिए हम लोग करते हैं। तो मेरा ऑप्शंस क्या था कि सबग्रेड के लिए और फिनिशिंग ऑपरेशन फिल विथ क्ले और सैंडी के लिए कौन से करते हैं, तो हम लोग अभी मैंने बताया है न्यूमेटिक रोलर और सैंडी सॉइल्स के लिए, यानी कि मेरा 8 का ऑप्शन ए इज़ द राइट। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज टू कंप्लीट द कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल्स यानी कि हम लोग किसको करते हैं, तो स्मूथ व्हील्ड रोलर। और स्मूथ व्हील्ड रोलर को क्रश्ड रॉक, कोर्स ग्रेन ग्रेवल्स, कोर्स सैंड, तो ये किसके लिए करते हैं, तो स्मूथ व्हील्ड रोलर। और स्मूथ व्हील्ड रोलर का एक और नाम होता है स्मूथ व्हील्ड रोलर जो होता है मेरा, इसका एक और नाम होता है। इसका क्या नाम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रमर रोलर, ड्रम रोलर। ओके, ड्रम रोलर या स्मूथ व्हील रोलर, इसका काम क्या होता है कि ये रॉक्स को, कोर्स ग्रेन सॉइल्स को, सैंड्स को, इसको हम लोग कंपेक्ट करता है, यानी कि 9th का ऑप्शन ए इज़ द राइट। चलिए 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉन पोरस कंपेक्शन में कॉज विथ कॉन्क्रीट, यानी कि नॉन पोरस जब होगा तो कंपेक्शंस होगा, मे बी कॉज क्या क्या होगा, तो वहाँ पे ऑफकोर्स नॉन पोरस होगा तो आप कुछ ना कुछ पोरस होगा, और वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन होमोजीनियस भी होगा। नॉन होमोजीनियस और पोरस होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ जो है वो भी कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए बी और सी भी सही है। जब ऑप्शन सी है तो यहाँ पे देखें कि ऑप्शन डी भी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि मेरा 10th का डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर स्टैंडर्ड कंपेक्शन टेस्ट ऑन ए सॉइल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ द हैमर आर, यानी कि जो भी हम स्टैंडर्ड कंपेक्शन टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से हैमर्स का यूज़ करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है वो मैं अभी बताता हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो भी यूज करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कंपेक्शन टेस्ट, वहाँ पे हम लोग 2 प्रकार का हैमर यूज करते हैं। पहला एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपेक्शन, ओके, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपेक्शन, और दूसरा होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कंपेक्शन। तो वहाँ पे लाइट कंपेक्शन या हैवी कंपेक्शन न दे के यहाँ पे केवल बस इंडियन स्टैंडर्ड कंपेक्शन टेस्ट दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में से किसका यहाँ पे ऑप्शंस में मैच करता है। तो पहले हम लाइट का पढ़ते हैं। लाइट में क्या दिया रहता है, लाइट में लाइट कंपेक्शंस में वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो होता है वो 1000 सीसी का होता है। जब 1000 का होगा तो उसका हैमर्स कितना होता है, हैमर का वेट होता है 2.60 kg होता है। और हैमर का वेट के बाद उसका क्या होता है, हाइट ऑफ फ्री फॉल, यानी कि हम उस हैमर को जब कोई भी सॉइल से लेके आते हैं उसको कंपेक्ट करते हैं तो उसका उस हम हैमर को कितना हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं, तो वो होता है 310 mm, 310 mm या 18 या 12 इंच, या इसको हम लोग 12 इंच बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 12 इंच से हम लोग उसको
छोड़ते हैं इस हैमर को करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है मेरा जो नंबर ऑफ लेयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स जो होता है ये कितना होता है 3 होता है, यानी कि नंबर ऑफ लेयर्स इसमें लाइट कंपैक्शन टेस्ट में 3 होता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्लोज होता है, जो हैमर्स को हम लोग कंपेक्ट करते हैं वो कितना बार करते हैं तो 25 टाइम्स करते हैं। ओके, यानी कि एक लेयर हम सॉइल्स को वहाँ पे उसमें मोल्ड में रखते हैं और उसको हम 25 टाइम्स उसको टेम्परिंग करते हैं, फिर हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करने के बाद फिर उसको वहाँ पे कुछ स्क्रैच करते हैं, फिर वहाँ पे हम दूसरा लेयर हमको सॉइल्स रखते हैं, फिर उसको 25 टाइम्स ऑफ उसको हैमरिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको फिर स्क्रैच करते हैं, फिर उसको फिर एक 1 लेयर और सॉइल्स रखते हैं, उसका बाद फिर हम उसको हैमरिंग करते हैं। और वह एक याद रखिएगा कि वहाँ पे हम लोग कुछ वाटर यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाटर भी डालते हैं हम उसमें ये करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेरा लाइट कंपैक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है। और सेम यही कम मेरा ये हेवी कंपैक्शन टेस्ट, वहाँ पे क्या होता है तो उसका वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होता है वो भी होता है 1000 सीसी का होता है। और वेट ऑफ हैमर जो होता है उसका वो 4.9 kg का होता है। और हाइट ऑफ फ्री फॉल जो होता है वो 450 mm का होता है, यानी कि 18 इंच। ओके, 18 इंच हाइट से हम उसको फ्री फॉल करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ लेयर्स यहाँ पे कितना होता है तो इसका हो जाता है 5 लेयर्स में करते हैं। जो हम 4.9 kg का जो हम लोग हैमर यूज़ करते हैं उसमें टेम्परिंग जो करते हैं वो 5 टाइम्स ऑफ मतलब 5 लेयर्स सॉइल्स को हम लोग 25 टाइम्स ऑफ ब्लोज करते हैं। ओके, तो मेरा ऑप्शंस मेरा देखिएगा तो मेरा ऑप्शंस में 2.6 और 310 यानी कि मिल रहा है, यानी कि 11th का ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए मेरा 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोला है, मैच द टाइप ऑफ टेस्ट लिस्ट 1 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट लिस्ट 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन कौन से किसमें मैच करता है। फर्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यानी कि एसपीटी टेस्ट जब आप ये पढ़िएगा बेयरिंग कैपेसिटी या उसमें निकालने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये हम किसके लिए करते हैं तो एसपीटी टेस्ट एक ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसका हाइड्रोमीटर क्या होता है ग्रेन साइज एनालिसिस करने के लिए करते हैं इसको, ठीक। चलिए वेन शेयर टेस्ट यानी कि यानी कि हमको शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग वेन शेयर टेस्ट करेंगे। और इसका नेक्स्ट ही लेक्चर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यानी कंपैक्शंस के बाद मैं शेयर्स कराऊंगा, शेयर्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। चलिए, और प्रोटेक्टर टेस्ट तो अभी पढ़े ही हैं, किसे कंपैक्शंस के लिए करते हैं, यानी कि 4 का ऑप्शन सी इज़ 3 का ऑप्शन 4 इज़ द राइट। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से मिला लेते हैं कि किसका क्या होगा। तो मेरा ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे ए का 3 मिल रहा है, बी के 1, सी के 4, डी के 2, यानी कि मेरा 12th का ऑप्शन ए इज़ द राइट, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, इसके लिए थैंक यू।